मेरा नाम आदि है। मैं एक मामूली सा लड़का था और एक मामूली से शहर में रहता था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिता एक सरकारी नौकर थे। मम्मी ने सारी जिंदगी हाउसवाइफ बनकर गुजारी थी। मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। कम से कम इतनी कि मैं उनके घर का बोझ उठा सकूं। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ। यहाँ की दुनिया मेरे लिए नई थी। यह सबके चेहरे मेरे लिए अलग अलग थे। एक दिन जब मैं लेक्चरर हॉल में दाखिल हुआ तो एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका नाम परिणीति था। शुरू में तो सिर्फ हम दोनों के बीच में हेलो हुई, फिर ग्रुप में असाइनमेंट करते करते बातें बढ़ती गई। अब हम दोनों की बातें असाइनमेंट से निकलकर पर्सनल तक पहुंच गई थीं। मुझे कहानी लिखने का बहुत शौक था। एक दिन परिणीति ने कहा कि अगर तुम मेरी जिंदगी पर कहानी लिखो तो मुझे पहले पढ़ाना। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो मैं तुम पर पूरी किताब लिख दूंगा। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार कर लिया था। मैंने एक दिन परिणीति से कहा कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तो सब कुछ पूरा कर लो। मैंने इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात की तो पापा ने पहले तो मुझे हैरानी से देखा, फिर कुछ देर सोचते हुए कहने लगे कि बेटा, लड़की कौन है, क्या करती है। मैंने उनको बताया कि वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। उसका नाम परिणीति है। बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। मम्मी ने कहा कि फैमिली कैसी है। मैंने उनको परिणीति की फैमिली के बारे में भी सब कुछ बता दिया। काफ़ी देर की बातचीत के बाद वो लोग मान गए। वो मेरी खुशी के लिए परिणीति के घर रिश्ता ले गए। परिणीति के पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। खुशी की वजह से हम दोनों के आंसू निकल आए थे। हमें लगता था कि हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, मगर अब सब कुछ पूरा हो गया था। यूनिवर्सिटी के दिन बदलने लगे थे। हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के बंधन में बंध चुके थे। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की शामिल हो रही थी जो मेरे सपनों से ज़्यादा सुंदर थी, मेरी सोच से ज़्यादा समझदार थी, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। एक दूसरे के साथ बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन शायद दिल के वादे हमेशा टूट जाते हैं। पढ़ाई पूरी होने की देर थी कि दोनों के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी नौकरी भी लग गई थी और फिर फाइनली शादी का दिन भी आ गया जब मेरी जिंदगी में परिणीति को हमेशा के लिए शामिल होना था। शादी की कुछ रस्में पूरी हुई तो जूता चुराई का समय आया था। जब सामने से परिणीति की छोटी बहन मिताली को आते हुए देखा, हल्के गोल्डन कलर के कपड़ों में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज मैंने पहली बार उसे देखा था, क्योंकि अभी तक मेरा उसे सामना नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने उसे फोटोज में ही देखा था। उसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। ऐसे लगा जैसे वक्त रुक सा गया है। उसकी आंखों में मासूमियत थी जो मुझसे कुछ कह रही थी। उसने जूता चुराई की रस्म की तो मैं सब कुछ भूल गया, बस बार बार उसके चेहरे को ही देखता रहा। विदाई का समय आया और विदाई के समय परिणीति के पिता ने मुझसे कहा कि बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, बस इसका बहुत ध्यान रखना। हमने सारी जिंदगी इसे बहुत प्यार से रखा है। उनको भरोसा दिलाया कि मैं आपकी बेटी को आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगा। उसी दौरान मिताली बार बार मेरे सामने आ रही थी। कोशिश कर रहा था कि उसे नज़रअंदाज करूं, लेकिन जैसी आंखें उसे देखने के लिए बेबस हो रही थीं। विदाई के बाद गाड़ी में परिणीति खामोश बैठी हुई थी। मैंने धीरे से कहा कि डरी हुई हो? उसने कहा कि नहीं, बस सबको छोड़कर जाने का दुहक है। घर जाकर परिणीति का धूमधाम से स्वागत किया गया। हमारी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। शादी को 2 दिन गुजर गए थे जब परिणीति की फैमिली ने हमें खाने पर इनवाइट किया। जब हम वहां पर गए तो मेरी नज़र सबसे पहले मिताली पर गई, जो कि आज भी बहुत सुंदर लग रही थी। हम सब लोग जब खाना खाने के लिए बैठे तो वो बार बार कभी मुझे कोई चीज़ पकड़ाती तो कभी कोई चीज़, बार बार कहती कि लीजिए ना जीजू। चावल की प्लेट देते समय अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। परिणीति ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी बहन हर काम में बिल्कुल परफेक्ट है, आपको वक्त नहीं लगेगा। इसे पसंद करने में परिणीति ने ये बात शायद मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल में जैसे जगह कर चुकी थी।
उसके बाद हम लोग मिताली के कमरे में गए। परिणीति ने अपने बचपन की एल्बम निकालकर मुझे दिखाई। उसने बताया कि मिताली के जन्म की तस्वीरें हैं और हमारी फैमिली ट्रिप की। मैं कोशिश कर रहा था कि परिणीति पर ध्यान रखूं, लेकिन तस्वीर में मिताली मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ दिन बाद हमारे घर मेरे ससुराल वालों को इनवाइट किया गया। जब वहां पर मिताली आई तो घर के सब लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। कुछ दिन और गुजर गए। मैं और परिणीति नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिताली का ख्याल मेरे दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कभी कभी बहाना बनाकर परिणीति से कहता कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मम्मी पापा का हालचाल पूछ लेते हैं। वो खुशी खुशी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती और मुझे वहां पहुंचकर मिताली को देखकर जैसे सुकून मिलता था। मिताली की सुंदरता धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रही थी। बस वो दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था, लेकिन शायद जिंदगी सिर्फ परिणीति के साथ नहीं, किसी और की झलक भी उसमें शामिल हो चुकी थी। हम दोनों की शादी के बाद जैसे सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा था। परिणीति जल्दी उठती थी, नाश्ता बनाती थी, मुझे ऑफिस के लिए तैयार करती। मैं कुछ देर अखबार पढ़ता, फिर चाय के कप के साथ रोज की खबर सुनता। शाम को घर आता तो वो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही होती थी, ऐसे जैसे हम दोनों के बीच पहले जैसी मोहब्बत अभी तक कायम हो। लेकिन ये सब एक अलग सिस्टम लगने लगा था। एक दिन इत्तेफाक से परिणीति ने कहा कि मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि तुम लोग आजकल घर नहीं आ रहे हो। मुझे तो जैसे बहाना मिल गया था। मैंने फ़ौरन ही कहा कि चलो संडे चलते हैं, तुम भी अपने फैमिली को याद कर रही होगी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ससुराल पहुंचे तो परिणीति की मम्मी ने दरवाजे पर ही मुझे गले लगा लिया। कहने लगी कि आ गया मेरा बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। परिणीति अंदर चली गई थी और मिताली बाहर निकली। उसके हाथ में फाइल थी। कहने लगी कि जीजू आ गए हैं, जल्दी से मिठाई निकालिए। मैंने कहा कि जीजू कहने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरा नाम भी तो ले सकती हो। वो हंसने लगी और कहने लगी कि ठीक है आदि जी। वो दिन तो ससुराल में गुजर गया था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मिताली से पर्सनल बात करूं। लेकिन वो कभी चाय ले आती तो कभी पढ़ाई के बारे में बातें करने लग जाती थी। मेरे ऑफिस की वैसे भी छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मैं भी परिणीति के साथ अपने ससुराल में ही रुका हुआ था। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मिताली की बातों से झटका लगा। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा कि मम्मी, उस दिन अनीता आंटी, उन्होंने कहा था कि वो दशहरे के बाद इंगेजमेंट रखना चाहती हैं। उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हारा रिश्ता भी पूरा कर दिया जाए। मेरे हाथ से अचानक चम्मच गिर गया। सबने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को मुझे कमरे में जाकर नींद नहीं आई। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मिताली की इंगेजमेंट होने वाली है? मिताली राजी है? मैंने सवाल किया। इतने में ही परिणीति कहने लगी कि हाँ वो राजी है। मैंने कहा उसे वो लड़का पसंद है। परिणीति कहने लगी कि हाँ मनीषू, उसे पसंद है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। परिणीति को नहीं पता था, लेकिन मैं खुद से उलझने लगा था। कभी कभी इंसान किसी और को खुश देखकर अपनी लाचारी का एहसास करता है। मैं वही इंसान था जो अपनी मर्जी से मोहब्बत के बंधन में बंधा था और अब किसी और के वादे से बेचैन हो रहा था। अगले हफ्ते मैंने बहाना बनाया कि बिजनेस मीटिंग है, 2 दिन शहर से बाहर जाना है, लेकिन मैं सीधा ससुराल चला गया। रास्ते में सोचता रहा कि मिलता जाऊं, परिणीति की मम्मी खुश हो जाएंगी। मैं वहां पहुंचा तो मिताली उस समय अपने कमरे में थी। कुछ देर के बाद बाहर आई। उसने शरारत से पूछा कि आप सच में बिजनेस के काम से आए हैं या फिर हमसे मिलने के लिए? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दोनों। उस दिन मिताली का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था, लेकिन मैं उसकी हर बात में कोई इशारा ढूंढने लगा। उसने बताया कि मनीष काफ़ी बिजी रहते हैं, कभी फ़ोन तक नहीं करते। मैंने बेदिल्ली से कहा कि तुम्हें कोई ऐतराज़ है उससे सगाई पर? उसने कहा कि नहीं, ये रिश्ता मेरे पेरेंट्स की खुशी से हुआ है। अब तो आदत हो गई है। मैंने घर वापस जाकर परिणीति को कहा कि मिताली की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करना ज़्यादा बेहतर है। परिणीति कहने लगी कि हाँ, उसके अभी तो सेमेस्टर बाकी हैं। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जाग चुका था। खुद को संवारने के बजाय अंदर से बिगड़ने लगा था और किसी को आइडिया नहीं था
कि मैं क्या सोच रहा हूँ। शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस, शाम को घर और बीच में कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात या बाजार का चक्कर। परिणीति तो घर ही संभाल रही थी और अब उसकी तबीयत में बदलाव आने लगा था। एक दिन उसने खामोशी से मेरे सामने रिपोर्ट रखी। मैंने कहा कि ये क्या है? वो हंसते हुए कहने लगी कि तुम पिता बनने वाले हो। मैंने ऊपर से खुशी दिखाई, लेकिन अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था। दिल में जैसे किसी ने रुकावट पैदा कर दी हो। खुशी थी, लेकिन एक कमजोरी मेरे अंदर शोर मचा रही थी। परिणीति अब पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखने लगी थी, मेरी सेहत के साथ साथ अपने खाने पीने का भी। वो हमेशा कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा एक अच्छे पिता की गोद में पले। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा था। मिताली अब कभी कभी फ़ोन पर परिणीति से बात करती थी और अगर मैं करीब होता तो मेरा ध्यान फौरन उसकी आवाज़ पर जम जाता। वो दोनों हंस हंस कर बातें करती। मिताली कहती कि जीजू, हम दोनों की बातें सुनते हैं। परिणीति कहती कि हाँ, कभी कभी सुन लेते हैं जब कोई खास बात होती है। एक दिन परिणीति ने कहा कि चलो मम्मी के घर चलते हैं, मम्मी को बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो जैसे ही बहाना मिल गया था, मैंने फौरन कहा कि ठीक है, उनको खुशखबरी देनी चाहिए। हम पहुंचे तो जैसे घर का पूरा माहौल खुशी में बदल गया। मिताली किचन से भागकर आई कि वो मैं मासी बनने वाली हूँ, मुबारक हो जीजू। अब तो पक्का आपको जीजू कहना ही पड़ेगा। परिणीति ने उसका गाल सहलाया और कहा, तो फिर जल्दी से तुम भी शादी कर लो ताकि हम भी तुम्हें कुछ कह सकें। मिताली फौरन खामोश हो गई। उसके चेहरे पर जैसे सीरियसनेस आ गई थी, लेकिन जल्द ही मुस्कुराहट में बदल गई। मैं कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकला, छत पर हवा में चला गया। कुछ देर बाद वहाँ मिताली भी आ गई। वो कहने लगी कि मेरे घर की छत मेरी फेवरेट जगह है। मैं बचपन में यहाँ बैठकर सपने देखती थी। मैंने कहा, अब कोई सपना नहीं देखती? उसने कहा, अब तो वो तय हो चुके हैं। मनीष के साथ यही सब कहते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि बस सब कहते हैं, इसलिए तुम नहीं चाहती? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ लहरें ठहरीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसकी तरफ झुककर कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो फर्क पड़ता है। वो तड़प कर कहने लगी, तो आप ये बात मनीष को क्यों नहीं कहते? उनसे तो आपकी काफ़ी दोस्ती हो गई है। वो ठीक कह रही थी। उसकी खातिर मैंने उसके होने वाले पति से दोस्ती कर ली थी। मैं खामोश हो गया और वो गुस्से में नीचे चली गई। कमरे में परिणीति ने मिताली को कहा, क्या हो गया है? चील छली सी लग रही है। अगले दिन वापसी पर परिणीति ने कहा कि मुझे तो लगा कि तुम खुश हो गए पिता बनने पर, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तो अजीब सा हो गया है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिमाग में थोड़ी टेंशन चल रही है काम की। मैंने उसे मामूली सा जवाब दे दिया, लेकिन सच ये था कि मेरे दिमाग में सच में उलझन थी। मिताली की नाराज़गी मुझे अजीब सा सुकून दे गई थी। मुझे लगा कि शायद वो भी मेरे बारे में सोचती है, शायद उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। मैंने दोबारा मनीष के बारे में पूछने की कोशिश की। परिणीति ने सीरियस होकर कहा कि आदि, आप बार बार मिताली और मनीष की बातें क्यों करते हो? मैंने कहा कि बस ऐसे ही ख्याल आ जाता है कि वो एक दूसरे के रिश्ते से खुश हैं या नहीं। अगर मिताली खुश नहीं होगी तो हम उसे सगाई से रोक लेंगे। वो कहने लगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि सगाई ना हो? मैंने कहा कि नहीं, बस मिताली की फिक्र हो जाती है। परिणीति ने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, फिर वो खामोश हो गई। अब मैं अकेले अकेले रहने लगा था। दिमाग में सिर्फ मिताली की बातें चलती रहती थीं। उसकी मुस्कुराहट, वो छत पर गुजरा समय, सब कुछ मुझे याद आया करता था। एक दिन मैंने इत्तेफाक से मनीष को मार्केट में देखा, जो किसी लड़की के साथ कुछ कागजात देख रहा था। उसने मुझे देखते ही हेलो किया। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आइए आदि भैया, बैठिए, क्या हो रहा है आजकल? मैंने कहा कि हाँ, बस हम तो काम में बिजी रहते हैं। तुम बताओ क्या हो रहा है? उसने कहा कि शादी की तैयारी कर रहा हूँ। शादी के बाद मिताली को बाहर ले जाने का प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपने उसे बता दिया। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वो खामोश रही। शायद खुशी उससे संभाली नहीं गई। वो हंसने लगा। मैं बिना कुछ कहे उठा, क्योंकि मेरा दिमाग आउट हो चुका था। घर आकर मैं परिणीति के पास बैठा
वो सब्जी काट रही थी। मैंने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। उसने मुझे देखा, मुस्कुराकर कहने लगी, ये बच्चा हम दोनों को और करीब ले आएगा ना? मैंने सर हिला दिया। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं हारने लगा था। कारोबार की हालत कुछ हफ्तों से खराब चल रही थी। कुछ महीने पहले तक जिसमें थोड़ा फायदा बचता था, अब वो भी नुकसान में जा चुका था। मैं इन सब हिसाब किताबों में उलझा हुआ था कि एक शाम मेरे पास परिणीति आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन हाथ में कागज थे। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा कि मैंने 2 जगह पर अप्लाई किया था, एक स्कूल और एक कंपनी से कॉल आई है, कल इंटरव्यू है। मैंने कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, अभी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा काम करने की। उसने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, ये समय सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। मैं खामोश हो गया। परिणीति सच में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद उसने जॉब शुरू कर दी। सुबह जाती, शाम को घर वापस आती, थकी हुई होती, मगर खाने के लिए कुछ ना कुछ बना ही लिया करती थी। मैंने उस दिन उससे मना भी किया कि तुम कुछ मत करो, मैं बाजार से मंगवा लूंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये सब कौन करेगा। वह खामोशी से किचन में चली गई और मैं कुछ न कह सका। मैंने उसको थैंक यू भी नहीं बोला। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही चेहरा था जिसकी तस्वीर हर बार मेरे दिमाग पर छा जाती थी, मिताली। मैं हमेशा परिणीति से कहता कि चलो मम्मी के घर चलते हैं, मिताली के हालचाल पूछ लेते हैं। वो बिना किसी सवाल के तैयार हो जाती थी। वो समझती थी कि मैं उसके परिवार की फिक्र करता हूँ, उनमें इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन मेरी नीयत में सिर्फ उसकी बहन थी। ससुराल पहुंचकर मैं फौरन मिताली को तलाश करता कि वो कहाँ पर है। वो कभी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती तो कभी किचन में काम कर रही होती थी। हर बार मैं उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दिया करता था। एक दिन वो गैलरी में अकेली बैठी हुई थी। परिणीति अंदर थी। मैं चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, काफ़ी खामोश हो आजकल तुम। उसने कहा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा कि बस, मैं तो तुम्हें देखता रहता हूँ। उसने बताया कि मनीष की तरफ से उसकी फैमिली दबाव डाल रही है। वो लोग शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। और तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मेरे चाहने न चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है, फैसला तो सब कर चुके हैं। मैंने कहा, तो तुम इनकार क्यों नहीं कर देती? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम इनकार करवाने नहीं आए, सिर्फ सुनने आए हो। ये कहकर वो उठकर अंदर चली गई। उस रात मैंने परिणीति से बात की कि मनीष तुम्हारे ख्याल से कैसा लड़का है। उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा ओवर रिएक्ट है, मगर मिताली के लिए परफेक्ट है। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बहन के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा। बात करो उसकी फैमिली से कि तुम्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए। शादी के लिए वो कहने लगी, क्या तुम चाहते हो कि ये रिश्ता ना हो? मैंने कहा कि बस वक्त लेना चाहिए, इतनी जल्दी आखिर किस बात की है? परिणीति ने घूर कर मुझे देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मकान मालिक ने मुझे साफ कह दिया कि अगले हफ्ते मकान का किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया। मैं घर पर बैठा हुआ था। जब परिणीति आई, उसने कहा कि मैंने आपके लिए एक कमेटी निकलवाई है, जल्द ही मिल जाएगी, आप उससे कोई बिजनेस कर लेना। मैंने सर हिला दिया, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। परिणीति की कुर्बानी, उसकी फिक्र, सब कुछ मुझे एक बोझ लगने लगी थी। वो मेरे रास्ते की दीवार बनती जा रही थी, मिताली तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रही थी। एक शाम जब हम परिणीति के मायके की तरफ, किसी का बर्थडे था, परिणीति ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो मिताली थोड़ी देर के बाद आई। सुंदर सी ड्रेस में मैं उसकी तरफ बढ़ गया। क्या बात है, आज तो बहुत ही बिजी हो? उसने हंसकर कहा कि नहीं, बस उससे बचने की कोशिश कर रही हूं जिससे बचना मुश्किल है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उसके शब्द काफी देर तक मुझ पर हमला करते रहे। मैं हर लम्हे उसके किसी इशारे का इंतजार करता रहा जो मुझे यकीन दिला दे कि मिताली भी मुझे चाहती है। बिजनेस की परेशानी, परिणीति की कंडीशन की वजह से सब बेकार लगने लगा था। मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बन चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, बाकी सब चेहरे, सब रिश्ते बंधन में बंध चुके थे। मैं बाकी सबकी नज़रों में
वही आदि था जो एक पति था, पिता बनने वाला था, लेकिन अंदर से मैं मिताली का कैदी बन चुका था और ये कैद अब शायद उम्र भर की होने वाली थी। सुबह ऑफिस जाने के बहाने मैं हमेशा पार्क में चला जाता था। वैसे भी ऑफिस में मेरी कोई जगह नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक और वही हिसाब किताब चल रहा था जिसे पूरा करने का ना मैं खुद को काबिल समझता था और ना ही खुद को कमज़ोर करने के लिए तैयार था। घर की सारी परेशानी मेरी पत्नी ने ऐसी हालत में भी अपनी नौकरी से हल करनी शुरू कर दी थी। मुझे मिताली की एंगेजमेंट से पहले कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में उसकी एंगेजमेंट की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। सब खुश थे और मैं खामोश था, तमाशा देख रहा था, अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था। एक दिन परिणीति की मम्मी कह रही थी कि मिताली की शादी की डेट भी फाइनल कर लेते हैं। मनीष की फैमिली चाहती है कि अगले महीने इन दोनों की शादी हो जाए। मैंने चौंक कर कहा कि इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज़ है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बस वो मिताली अभी पढ़ रही है। उसकी मम्मी कहने लगी कि मनीष बाहर जाना चाहता है, इससे पहले शादी हो जाएगी तो मिताली भी उसके साथ चली जाएगी, यही उसका प्लान है। मेरा सर झुक गया। उस रात मैं छत पर अकेला जाकर बैठ गया। परिणीति की बार बार आवाज़ आती रही, आदि कहाँ हो, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब एक फैसला मेरे दिमाग में था। अगले दिन मैंने परिणीति के लिए दोपहर में चॉकलेट खरीदी और फिर खुद को समझा दिया कि देख लो, अगर ये एहसास खत्म हो सकता है तो क्यों ना उसे मौका दिया जाए। घर जाकर मैंने परिणीति को चॉकलेट दी तो वो खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी कहती हैं कि प्रेग्नेंट औरत को छोटे छोटे तोहफे बहुत खुश करते हैं। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि मैं इस औरत को मार सकता हूँ जो अब मेरी संतान को जन्म देने वाली है। ये सवाल मेरे दिमाग को काट रहा था और मैं खुद को बहाने देता कि मैं मजबूर हूँ। अगर मिताली मेरी हो सकती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस एक रुकावट है। कई दिनों तक मैंने परिणीति से अलग रहना शुरू कर दिया। रात को देर से घर आना, सुबह जल्दी जाना, बातों में बेरुखी। वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम उसने मुझसे पूछा कि आदि, क्या मैं तुम्हारे लिए अब बोझ बन गई हूँ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? उसने कहा कि आपका बिहेवियर से ऐसा लगता है। आप मुझसे दूर हो गए हो। ये शायद आपको मुझसे कुछ और चाहिए था जो मैं आपको नहीं दे सकी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बिजनेस की टेंशन है। फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से परेशानी हो रही है। उसने कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर तक खामोश रही। फिर कहने लगी कि अगर मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ दे रही है तो मुझे बता देना, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगी। ये शब्द मेरे अंदर जैसे धमाके की तरह गूंज रहे थे। वो सब कुछ समझ गई थी। यह सिर्फ इमोशनल होने की वजह से ऐसा कहने पर मजबूर हो गई। इसी हफ्ते एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा टाइम साथ में गुजारेंगे। वो हैरान हो गई और साथ ही साथ खुश भी थी। हम गाड़ी में निकले, शहर से कुछ दूर एक सड़क पर चले गए जहाँ ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। वो हंसकर कहने लगी कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा कि बस तुमसे बात करनी थी। वो कहने लगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हम घर पर नहीं कर सकते थे? मैं खामोश हो गया। हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर दिल और दिमाग किसी और तरफ धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने हाथ रोक ली। मेरे अंदर से एक जोरदार आवाज़ आई, आदि, तुम किसी की जान लेने जा रहे हो? मैंने गाड़ी मोड़ ली। परिणीति ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि घर, बस कुछ याद आ गया। रात को वो सो गई। मैं छत पर चला गया। मैं बहुत खामोश था। अंधेरे में एक मक्खी बार बार मेरे पास आती रही, जैसे वो बार बार याद दिला रही हो कि गंदगी कहाँ है। मैं किसी की जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे दिल का जहर अब भी वैसा का वैसा ही था। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक दिन के लिए टल गई थी और शायद अगले दिन मैं और कमज़ोर हो जाऊं। उस रात मैं काफ़ी देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे कमरे में परिणीति सो रही थी और मेरे दिल में बेरहम ख्याल जाग रहे थे। मैं खुद को रोज़ समझाता था, रोक लेता था, पर दिल जैसे किसी के बस में नहीं था। मिताली की सगाई की खबर कुछ और दिल में चुभ रही थी। उसकी सगाई का दिन भी आ गया। मैं 2 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा, किसी से कोई बात नहीं की, बस काम में बिजी और थकान का बहाना बना दिया। परिणीति समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो खुलकर मुझसे कुछ पूछ सके। एक सुबह चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहने लगी कि अगर मैं कुछ गलत कर बैठूं तो मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग खामोश हो जाता है। मैंने उसकी तरफ बिना देखे चाय का कप उठाया और सर हिला दिया। उसी दिन घर में बिजली चली गई, इन्वर्टर भी अचानक से बंद हो गया। परिणीति स्टोर रूम में मोमबत्ती लेने गई और ऊपर कमरे की लाइट देखकर मैं जान गया कि यही मौका है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जूते पहने, धीरे धीरे नीचे उतरा। परिणीति सीढ़ियों पर वापस चढ़ने लगी थी। एक हाथ में मोमबत्ती थी, दूसरे से अपना पेट सहला रही थी। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए जैसे कुछ तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा, परिणीति 1 मिनट सुनो। वो रुकी और मोल्ड के कहने लगी कि जी। उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा थका हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि अभी या अभी नहीं। मैंने बस एक लम्हा हाथ बढ़ाया और उसे धक्का दिया। वो जोरदार चीख के साथ नीचे गिरी। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई। उसके शरीर का वजन जैसे दीवार से टकरा गया। मैं तेजी से ऊपर के कमरे में गया, खुद को संभालना और बेड पर बैठ गया। कुछ ही लम्हों बाद पड़ोस की एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी समय मेरी पत्नी से किसी काम के लिए हमारे घर पर आई थी। आदि भैया, परिणीति गिर गई है। मैं दौड़कर नीचे गया जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। परिणीति बेहोश पड़ी हुई थी। उसे गोद में उठाया और गाड़ी में लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। इंतज़ार करते हुए मैंने परिणीति की मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, परिणीति गिर गई है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आंखों से आंसू निकालना मुश्किल नहीं थे। वो तो मैं कई बार आईने के सामने रिहर्सल कर चुका था। परिणीति के माता पिता जल्द ही अस्पताल पहुंचे। उनके साथ मिताली भी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो काफ़ी सदमे में थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, क्या हुआ था? मैंने बताया कि अंधेरा था, सीढ़ियों से गिर गई। मैं ऊपर था, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर बाहर आया और कहने लगे कि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सब लोग परेशान हो गए थे और मैं अंदर से सिर्फ एक बात सोच रहा था, ये सब खत्म हो जाए और जिंदगी मेरे हिसाब से हो जाएगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर दोबारा आया। कहने लगा कि माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन बच्चा जिंदा है। हमें माँ को आईसीयू में रखना होगा। अगले जो 20 घंटे होंगे वो बहुत ही अहम हैं। मेरी फैमिली से भी सब लोग अस्पताल में आ गए थे। मिताली बिल्कुल खामोश थी। मैं जानबूझकर रो रहा था, बार बार सबको तसल्ली दे रहा था कि वो ठीक हो जाएगी, बस प्रार्थना कीजिए। जब कमरे में डॉक्टर ने बुलाया तो हम सब अंदर गए। परिणीति के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने परिणीति के पिता से कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को बचाने की। परिणीति की मम्मी ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बेटी, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन वो सीधी कंडीशन में एक तरफ को लेटी हुई थी। मेरी भी एक्टिंग ऐसी थी कि किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। मेरे दिल में एक सुकून था, जैसे हर कदम मुझे मिताली के करीब ले जा रहा हो। मिताली ने एक बार मेरी तरफ देखा तो मैंने नज़रें झुका लीं। देर रात परिणीति को दोबारा से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। सब लोग थक चुके थे। मैंने चुपचाप एक कोने में बैठकर सर पकड़ लिया, जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो, सुबह से परेशान हूँ बेटा, कुछ तो खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा कि माँ, मेरा मन नहीं कर रहा। परिणीति की कंडीशन देखकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये शब्द मैंने फीलिंग्स के साथ बोले थे ताकि मेरा दुख सबको असली लगे। सुबह आंख खुली तो अस्पताल की सफ़ेद दीवारें पहले से ज़्यादा खामोश लग रही थी। नर्स आई और कहा कि डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने धीरे से परिणीति की मम्मी को जगाया, जो मेरे साथ अस्पताल में ठहरी हुई थी, और मिताली एक तरफ टेक लगाकर बैठी थी। हम सब डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर ने नज़रें झुकाकर कहा कि हमने पूरी कोशिश की, मगर हम परिणीति को नहीं बचा सके। वहाँ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। और बच्चा? परिणीति के पिता ने कंपकपाते हुए आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। परिणीति की मम्मी ज़मीन पर बैठ गई, रोने लगी कि मेरी बेटी चली गई, हमें छोड़कर। मिताली तेज़ी से आगे बढ़कर अपनी मम्मी को संभालने लगी। मैं कुछ देर निःशब्द खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ाए और मिताली के पिता के कदमों में बैठ गया।
मैंने कहा, मैंने तो बस उसे खुश रखना चाहा था। मेरी आवाज़ में जानबूझकर दर्द था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रो रहा था। सब मुझे ही तो तसल्ली दे रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझे कैसे छोड़कर चली गई। मिताली भी अपनी बहन की मौत पर बहुत उदास थी। कुछ समय के बाद हम परिणीति की लाश को घर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हर जगह अफसोस मौजूद था। कोई आकर मुझे गले लगा लेता तो कोई मुझे तसल्ली देता। मेरा बच्चा परिणीति की मम्मी की गोद में था। वो रुती जा रही थी और यही कह रही थी कि ये मेरी बेटी की निशानी है। मैंने धीरे से उनसे बच्चा लिया, उसे प्यार किया और कहा कि वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने खुद को सबके सामने ऐसा पेश किया जैसे मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करने वाला पति था। घर में 2 दिन तक खामोशी रही। तीसरी रात परिणीति के पिता ने मुझसे कहा कि बेटा तुम अकेले हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। मैंने कहा, पापा जी, मैं किसी के सहारे बिना भी अपने बेटे को पाल लूंगा। परिणीति की याद के सहारे उन्होंने कहा, लेकिन बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि कोई हो जो इसका ख्याल रख सके। मैंने फौरन कहा कि नहीं, आप मिताली को इस मुसीबत में मत डालिए। उसके अपने सपने हैं, वो मेरी पत्नी की बहन है, वो मेरे लिए हमेशा बहनों जैसी रहेंगी। ये सब कुछ मैं जानबूझकर इस अंदाज में कह रहा था कि उन पर मेरी बातों का असर हो गया। अगले दिन मिताली चुपचाप मेरे कमरे में आई। हाथ में परिणीति का एक पुराना सा कपड़ा था। कहने लगी कि ये दीदी के कपड़े हैं, हमारे घर पर रखे हुए थे, मैं ले आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। वो कमरे से जाने लगी तो मैंने कहा, मिताली तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है कि हम। उसने फौरन मेरी तरफ पलटकर देखा, फिर कहने लगी कि कभी नहीं। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे मंजिल अब मेरे ज्यादा दूर नहीं, मैंने सबके दिल जीत लिए थे। अब अगला कदम सिर्फ वक्त का था। अगले दिन मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा हुआ था, खामोश था। लगातार यही सोच रहा था कि लोग कितनी जल्दी दुख पर यकीन कर लेते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो दिल को छू जाए, वही इंसान जो असल में मुजरिम होता है, सबको मासूम नजर आने लगता है। एक दिन परिणीति के पिता मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा, हमने बहुत सोचा, इस बच्चे को माँ की ज़रूरत है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा, पापा जी प्लीज़ ऐसी बातें ना करें मेरे लिए, अब मेरी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक माँ के बिना कैसे रहेगा, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। हम नहीं चाहते कि तुम सारी जिंदगी अकेले रहो। ऐसा लगा जैसे वो आगे भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन रुक गए। फिर कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो मिताली। मैंने ये सुनते ही कहा कि नहीं, ये क्या कह रहे हैं। मिताली मेरी पत्नी की बहन है, वो बच्ची है, उसे मैं कैसे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि नहीं, अब वो बड़ी हो गई है और वो इस बच्चे की मासी है, उसे माँ से बढ़कर प्यार देगी। परिणीति के पिता ने कहा, ये रिश्ता सबके लिए बेहतर होगा। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, और मिताली की क्या मर्जी है। उन्होंने कहा कि वो हम देख लेंगे बेटा। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताता हूँ। उस रात मैंने फिर मिताली को खामोशी से गैलरी में बैठे देखा। उसके हाथ में परिणीति की डायरी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। मैं करीब गया तो उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं तुमसे बात किए हुए। उसने कहा कि अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। मैंने कहा कि तुम बदल गई हो। उसने कहा कि नहीं, तुम बदले हो, बेनकाब हुए हो। उसके शब्द नरम थे लेकिन बहुत खड़े थे। मैंने कहा, तुम्हारे पापा हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे थे, पता है तुम्हें। उसने कहा कि हाँ, और तुम इनकार कर रहे हो। मैंने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे और इस बच्चे के लिए कुर्बान कर दो। उसने कहा कि तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो देख रही हूँ कि कब तक तुम झूठ बोलना बंद करोगे। मैंने कहा, मैंने क्या झूठ बोला है। उसने कहा कि यही कि तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हारे दिल की चाहत कुछ और है। मैं खामोश हो गया और वो चली गई। मैं सोचता रहा कि अब सच और झूठ से ऊपर कोई नहीं रहा, सब कुछ दिखावे का हिस्सा बन चुका है। मेरे जाते समय उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम मिताली की मर्जी पूछ लेंगे, मगर तुम उससे बात करो, उसके दिल के हालात समझो। मैंने कहा, मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता।
मैंने घर वापस आकर बच्चे को गोद में लिया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था तो वो भी मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ गई। उसके हाथ में दूध की बोतल थी। कहने लगी कि बच्चे के लिए लाई हूँ। मैंने धीरे से कहा कि ये तुम्हारी बहन की निशानी है, इसलिए इसे संभाल रही हूँ, ना बुरे की। फिर कहने लगी कि सबके सामने जो चालाकी तुमने की है ना, वो कामयाब लगती है, पर जो अंदर से जानते हैं उनके सामने तुम खाली हो। मैं खामोश रहा। वो चली गई थी, मगर उसकी बातें बड़ी अजीब थीं। 1 महीना गुजर चुका था। परिणीति के जाने के बाद सब कुछ खामोश था। परिणीति के पेरेंट्स हमारे घर मुझसे और बच्चे से मिलने के लिए आते थे और कहकर जाते थे कि हम सोच रहे हैं तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे। एक दिन उसके पिता ने मुझे बताया कि मिताली ने हाँ कर दी है और हम शादी की तारीख तय करना चाहते हैं, अगले हफ्ते की। मैंने कह दिया कि जैसा आप लोग ठीक समझे। दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। मैं जो चाहता था अब मुझे मिलने वाला था। शादी वाले दिन सब कुछ सिंपल लग रहा था। बच्चा मेरी गोद में था, मैं खुश था। मिताली कमरे से बाहर निकली तो सबकी नज़रें उस पर थीं। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, मगर उसकी आंखों में न कोई अफसोस था न शर्म थी, बस ये खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ बोल रहा हो। हम दोनों की शादी हुई तो वो विदा होकर मेरे घर आ गई थी। विदा होते समय उसके माता पिता ने उसे कहा था कि तुम अपनी बहन की जगह जा रही हो, उसके पति और बेटे का बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर भी वो खामोश थी। वो मेरे कमरे में बच्चे के साथ थी, मैं अलग कमरे में था। कुछ दिनों तक मैंने ऐसा ही किया कि सबको लग रहा था कि मैं मिताली को वक्त दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि अभी मुझे एक्टिंग जारी रखनी होगी। एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था। मैं दरवाजे के पास गया। मिताली दूध की बोतल पकड़े बैठी थी, बच्चे को चुप करवा रही थी। मैंने कहा कि कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। उसने कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए था वो तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गई, मगर मैं इस बात का मतलब नहीं समझ सका था। मैं सोच रहा था कि अब कमरे एक कर दिए जाए। हम दोनों ने शादी कर ली है। मेरी मम्मी हमारे साथ ही रह रही थीं। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी उसके साथ शादी हुई है, अब तुम उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी गुजारो जैसे परिणीति के साथ गुजार रहे थे। मैं उसके कमरे में गया। मैंने कहा कि हम दोनों आज एक साथ वक्त गुजारेंगे। उसने कहा कि आपके लिए गिफ्ट अलमारी में रखा है, उठकर ज़रा देख लीजिए। मैंने उठकर अलमारी खोली जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि इसमें क्या है। उसने कहा कि खोल कर देखिए। उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने बॉक्स खोला तो उसमें एक डायरी थी। मैंने कहा, डायरी? उसने कहा कि हाँ, ये वही है जो मेरी बहन ने तुम्हारे साथ झेला है। मैंने डायरी का पहला पेज खोला। जिस पर लिखा हुआ था, आदि, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन को चाहते हो, तुम मुझे मार देना चाहते हो। मैंने वो सब सुना है जो तुमने अपने दोस्त से कहा था। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं। मैंने सिर उठाया तो मिताली मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग, डायरी और सीसीटीवी फुटेज थी। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है जो तुम सोचते हो, वो सब मेरे काबू में है। उसने धीरे से कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हारी असली शक्ल सबके सामने ला सकूं। और इस तरह मैं समझ गया कि जो शादी मुझे कामयाबी लगी थी, असल में मेरे खिलाफ बदले की शुरुआत थी। अगले दिन मैंने मिताली से बात करने की कोशिश की कि देखो मिताली, रात को जो कुछ भी हुआ मैं कुछ नहीं समझ पाया था। तुम गुस्से में थी। उसने कहा, गुस्सा नहीं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, डायरी, सीसीटीवी फुटेज जिसमें तुम मेरी बहन को सीढ़ियों से धक्का दे रहे हो। मैंने कहा, अगर तुम सब सच जानती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी, ताकि तुम चालाकी से बच जाते। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक लाना चाहती थी। इस घर में, इसी बेड पर, इसी कमरे में जहां तुमने मेरी बहन की मौत की कहानी लिखी। मैंने धीरे से कहा कि मिताली, ये बच्चा, तुम खुद सोचो, ये तुम्हारी बहन का बच्चा है। मेरे बिना इसका क्या होगा? वो तुम्हारी बहन की आखिरी निशानी है। उसने कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारे बिना बड़ा हो, लेकिन तुम्हारे साथ वो एक कातिल के साए में जिंदा रहेगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुमने क्या किया है। उसने कबर्ड खोली और एक रिकॉर्डिंग निकाली और कहने लगी कि ये वो कॉल है जो तुमने अपने दोस्त को की थी, जिसमें तुमने कहा था कि मेरा दिल चाहता है
कि मैं परिणीति को रास्ते से हटा दूं। वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी जिसमें मेरी ही आवाज़ थी, मुंह से बार बार सुन रही थी। मैं सहम गया। मैंने कहा, ये सब तुमने कैसे रिकॉर्ड किया? उसने कहा कि तुम भूल गए कि तुम्हारे फ़ोन की बैकअप सर्विस ऑन थी और तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुमने क्या छुपाया था। मैं खामोश हो गया। मिताली ने एक और फाइल मेरे सामने रखी। ये सीसीटीवी फुटेज है पड़ोस के घर की, जिसमें तुम परिणीति को धक्का दे रहे हो। मैंने मोहल्ले वालों से खुद लेकर अपने पास रखी। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम जेल जाओ, लेकिन जाने से पहले एक और काम करना। ये डिवोर्स के पेपर हैं, इन पर साइन कर दो। मैंने वो कागज़ देखे, मेरे हाथ कांपने लगे। डिवोर्स के बाद बच्चा मैं अपने पास रखूंगा। वो कहने लगी कि नहीं, बच्चा मेरे पास रहेगा, फैसला अदालत का होगा। तुम्हारी हरकतें देखकर और तुम्हारे सारे सबूत देखकर अदालत कभी भी बच्चे को तुम्हारे पास नहीं जाने देगी। मैंने पेपर्स पर साइन किया। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। उसने कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, थोड़ी ही देर में पुलिस पहुँचने वाली है। मैंने कहा, मिताली प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। मौका? कैसा मौका? तुमने मेरी बहन को मौका दिया था। तुमने तो उसे एक भी मौका नहीं दिया। वो माँ बनने वाली थी, तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। अब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मिताली ने खामोशी से दरवाज़ा खोला। पुलिस अंदर आई, मुझसे पहचान पूछी और हथकड़ियाँ लगा दी। आपको परिणीति की मौत के केस में गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर RD शर्मा, आपके खिलाफ सबूत मौजूद है। मैंने आखिरी बार मिताली की तरफ देखा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी कि नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। मैं तो सिर्फ दुनिया को हकीकत दिखा रही हूँ। पुलिस मुझे अपने साथ ले जा रही थी। मोहल्ले के सारे लोग मेरा तमाशा देख रहे थे। ये वही मोहल्ला था जहाँ कभी सब लोग मेरी तारीफ किया करते थे। अब मैं सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था। मेरी मम्मी ने रोते हुए पूछा कि क्या हो गया मेरे बेटे को, कहाँ ले जा रहे हो? ये सब झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो परिणीति से बहुत मोहब्बत करता था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चलता रहा, क्योंकि अब मेरे पास कोई झूठ बाकी नहीं रहा था, सिर्फ सच था जो सबके सामने आ चुका था। जेल का दरवाज़ा बंद हुआ तो जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे खामोश हो गई हो। एक समय था जब सब मुझे एक समझदार और पढ़े लिखे आदमी का बेटा कहा करते थे, एक समझदार इंसान समझते थे। आज मेरी पूरी पहचान बदल चुकी थी। मैं एक मुजरिम और एक कातिल बन गया था, एक धोखेबाज इंसान था। पहले दिन हवालात की दीवारों को लगातार घूरता रहा। मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही थी, वो पत्नी जिसने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थीं और मैंने उसके लिए क्या किया। उसकी बहन पर मेरी नज़र क्या जम गई। मैं उसकी मोहब्बत को भूल गया, उसकी कुर्बानियों को भूल गया, उसकी उन बातों को भूल गया जब वो शादी से पहले मुझसे कहा करती थी कि कभी मुझे मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर ज़िंदगी बिताएंगे। हम दोनों ने न जाने कितने सपने देखे थे, और फिर एक दिन मेरी नीयत में बदलाव आ गया और फिर सब कुछ बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मिताली ने बिल्कुल सही कहा था कि मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैं चाहता तो अपनी औलाद की खातिर अपने दिल से गलत ख्याल निकाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी उस पत्नी को जान से मार दिया जो मेरी खुशी की खातिर खुद को परेशानियां दे रही थी, जिसने मेरी सारी परेशानियों को अपने सर पर ले लिया था। एक पुलिस वाले ने पानी का ग्लास सामने लाकर रखा तो पहली बार ऐसा लगा कि वक्त मुझसे अब बदला लेगा। अब शायद देने का वक्त है। 2 दिन बाद मिताली जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। वो खामोशी से आई। जज के सामने उसने डिवोर्स के पेपर्स जमा किए और बिना कुछ बोले कागजात पर सिग्नेचर कर दिए। मेरी नज़र उस पर जमी हुई थी, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अदालत ने मेरा मुकदमा रोज आगे बढ़ाया। वकील ने सफाइयाँ दी। मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, वो एक हादसा था। अदालत ने मेरा वीडियो चलाया, वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वो डायरी जिसमें मेरी पत्नी की मौत की प्लानिंग का दर्द था। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मैं चुपचाप रहा, अपने परिवार और अपने ससुराल वालों की नज़रों में गिर गया था। वो लोग जो कभी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, आज मुझे कोस रहे थे। मुझे मेरे की सज़ा मिल रही है। यहाँ की दिन रात बहुत अलग होते हैं।
अब मुझे पता चला कि इंसान को जितना मिलता है उतने में वो खुश नहीं होता, और जब वो हाथ से सब कुछ गंवा देता है तब एहसास होता है कि वक्त पर समझदारी क्यों नहीं दिखाई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।